अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले भी माइक्रोब्स के अलग अलग फंक्शंस देखे थे। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज के ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ बेसिकली सीवेज किसको कहते हैं? सीवेज हम ये कहते हैं कि जो पानी, ऐसा पानी जो हमारे शहरों और कस्बात में हर रोज बड़ी मिकदार में क्या होता है, नाकाबिल इस्तेमाल मखलूत पानी पैदा होता है। या हम ये कहेंगे कि हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है, वेस्ट वाटर जो निकलता है, उस वेस्ट वाटर को कहा जाता है सीवेज। और उस वेस्ट वाटर में क्या होती है, उसमें सारी चीजें होती है। उसमें केमिकल्स भी होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक में मादे भी होते हैं, उसमें गैर नामियाती मादे, सारे के सारी चीजें उसमें शामिल होती है। इसलिए उसको बोला जा रहा है मखलूत। मखलूत जैसे ना हमारे पास मखलूत तालीमी निज़ाम है, लड़के लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, वैसा मखलूत यानी सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल है। तो इस नाकाबिल इस्तेमाल मखलूत पानी का एक जो बड़ा जुज है वो इंसानी फजले पर मुश्तमिल होता है। इंसानी फजला उसमें शामिल होता है। तो इस मखलूत पानी को क्या कहा जाता है, सीवेज। क्या कहा जाता है, सीवेज। अब अगर आप खुद सोचिए कि ऐसा पानी जिसके अंदर इंसानी फजला मिला हुआ हो, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े थे। उसमें से कुछ बीमारियों में तो हमने ये पढ़ा था कि वो इंसानों के जरिए फैलती है। कैसे फैलती है? अगर कंटामिनेटेड वाटर आ जाए पौधों के अंदर, खाने की चीजों में, एसेग्रा, तो उसकी वजह से वो बीमारियां फैलना शुरू होती है। तो इसका मतलब जो भी ऐसा पानी है जो गंदा ही है, लेकिन उस गंदे पानी को हम इसी तरह से नदी में, तालाब में या कहीं पर भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमको उसका पहले क्या करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। समझ रहे हैं? हाँ, नॉर्मली जो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज वाला जो पानी हमारे पास है ना जाते हैं, तो वो ड्रेनेज वाला पानी प्लस जो गंदा पानी उसमें शामिल हो गया वो सब, ठीक है। नाउ इसमें बड़ी मिकदार में क्या होते हैं, नामियाती मादे होते हैं, और साथ ही साथ कौन शामिल होते हैं, माइक्रोब्स, जिनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, जरासीमी। जरासीमी मतलब पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जिनकी वजह से क्या होने वाली है, बीमारियां होने के चांसेस होती है। क्या आप कभी इस बात पर हैरान नहीं हुए कि सीवेज की इतनी बड़ी मिकदार या शहरी मखलूत पानी रोजाना कहाँ फेंका जाता है? कभी सोचे कि तुम लोगों ने नहीं सोचे होंगे, सोचना चाहिए था, ठीक है ना। इसको बराह रास्त पानी के कुदरती जखायर जैसे दरियाओं, चश्मों में नहीं डाला जा सकता। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि निकासी से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम आलूदा बनाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी हमारे शहर से पानी आ रहा है, पहले उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाया जाता है, और उस ट्रीटमेंट प्लांट में उसका पहले क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी उसके अंदर जितने भी गैर जरूरी मादे होते हैं उनकी मिकदार को पहले क्या किया जाता है, कम से कम किया जाता है। बहुत सारे जितने भी जरासीम उसमें, पैथोजन उसमें, माइक्रोब्स है, उनको क्या किया जाता है, पहले किल किया जाता है। तो फाजिल पानी का ट्रीटमेंट सीवेज में कुदरती तौर पर मौजूद हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब एक होता है उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब वो जो अपनी ग़िज़ाई जरूरत के लिए दूसरे पे डिपेंड है, और ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जैसा पौधे, पौधे कौन है, ऑटोट्रॉपिक। इंसान कौन है, हेटेरोट्रॉपिक, दूसरों के ऊपर मुनहसिर है अपनी ग़िज़ाई नीड को, जरूरत को फुलफिल करने के लिए, तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनको क्या बोला गया है, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स। नाउ अब अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है ये दो मराहिल में अंजाम दिया जाता है।
यानी जो भी सीवेज होता है उस सीवेज के पानी को जब ट्रीटमेंट करना होता है, उसको गंदगी से पाक करना होता है, तो उसमें दो स्टेजेस होती है, दो स्टेप्स होती है। कौन कौन सी दो स्टेप्स होती है? पहली जो स्टेप होती है उसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। दो स्टेज होती है सीवेज प्लांट में। सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो, एक होता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब जिसको यहां उन्होंने क्या बोला है, इब्तिदाई, ठीक है। सेकेंडरी को यहां हम आमतौर पे बोलते हैं सानवी, ठीक है। नाउ अगर आप इब्तिदाई ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इब्तिदाई ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट के इन इक़दामात में जो बुनियादी तौर पर होता है इस ट्रीटमेंट में दो इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ट्रीटमेंट के प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। एक होती है उसको कहा जाता है तख्तीर, क्या कहा जाता है, तख्तीर। दूसरा होता है इसको कहा जाता है तरसीब, क्या कहा जाता है इसको, तरसीब। तख्तीर और तरसीब का मतलब क्या है? तख्तीर का मतलब होता है फिल्टरेशन, क्या होता है, फिल्टरेशन, क्या होता है, फिल्टरेशन। और दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन, क्या होता है, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब तो समझ में आता है ना, चाय छानने का अमल, चाय का फिल्ट्रेशन होती है, पत्ती को अलग करना है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। कहां पढ़े थे हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? हाँ, 70 है, 30 है, 18 है, कहां पढ़े थे? राइबोसोम, यहाँ पर याद है, राइबोसोम के वक्त पढ़े थे हमने। राइबोसोम की जो यूनिट होती है यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में 18S, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S। तो S का मीनिंग क्या होता है, याद आ रहा है, स्वेट बॉक्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। उस वक्त मैंने एग्जांपल भी दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, क्या याद आ रहा है किसी को? मरियम, अक्सा, फातिमा, सेडवर्क यूनिट के लिए एग्जांपल दिया था, एक पानी का गिलास लो, उसमें मिट्टी डालो, उसको जोर से हिलाओ, तो क्या होगा, पानी जब बैठेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, लेयर्स, याद आ रहा है। तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या, तरसीब का मतलब क्या होता है, जिसका ज्यादा वजन होगा वो उतने नीचे बैठेगा, और जिसका जितना कम होगा वो उतने ऊपर रहेगा। तो आपने फिल्ट्रेशन किया और उसके बाद क्या किया, सेडिमेंटेशन, यानी उनके वजन के हिसाब से उनको अलग अलग कर दिया। तो उसके जरिए क्या होगा, सीवेज से छोटे और बड़े जर्रात को आप क्या करेंगे, फिजिकली तौर पर, तबई तौर पर क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो हल्के रहेंगे वो ऊपर, जो वजनी रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। उन्हें मराहल में हटाया जाता है। इब्तिदान तैरते हुए कचरे को सिलसिलेवार क्या किया जाता है, तख्तीर से अलग किया जाता है। ये देखो, यहाँ पर ये पानी आ रहा है पाइप से, तो यहाँ पर आपने क्या करे, छन्नी लगा दिए, तो अब जो भी कचरा है वो यहाँ रुक जाएगा। अब वो पानी जिसके अंदर छोटे छोटे मिट्टी वाले ज़रात होंगे वो आगे जाएगा, और उसके अंदर क्या बनेगा, सेडिमेंटेशन, एक के ऊपर एक लेयर की तरह वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कंकर यानी मिट्टी और छोटे पत्थर को क्या करेंगे, तरसीब के अमल से क्या करेगा, हटाया जाएगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, जो भी सीवेज वाटर आता है उस सीवेज वाटर को दो तरीकों से आप क्या कहते हैं, एक स्टेप है जिसको आप कह रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो स्टेज है, एक है फिल्ट्रेशन यानी अमले तख्तीर, दूसरा है सेडिमेंटेशन यानी अमले तरसीब। तो फिल्ट्रेशन में आप पूरा कचरा हल्का हल्का हटा देंगे, और तरसीब के अमल में जो भी वजनी चीजें हैं वो जो सब नीचे बैठ जाएंगी उनको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस तरह से दो स्टेप्स में उनको अलग किया जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि नीचे बैठने वाली तमाम ठोस चीजें उनको हम क्या करें, प्राइमरी स्लज बनाते हैं। क्या बना देते हो, प्राइमरी स्लज बनाते हैं। और ऊपर तैरने वाला जो हिस्सा है वो बनाता है इफ्लुएंट।
क्या बना देता है? इफ्लुएंट। तो अब ये देखिए यहां पर क्या हो गया, ये पूरा सॉलिड नीचे बैठ गया, तो ये जो सॉलिड नीचे बैठा इसको क्या बोला जा रहा है? स्लज। और इसमें से जो तैरता हुआ पानी बाहर निकल गया उसको आप क्या करें? इफ्लुएंट। तो प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इफ्लुएंट को सानवी ट्रीटमेंट के जरिए या सानवी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तो आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, जो इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट को कहां पर ऐड करते हैं? प्राइमरी सेटलिंग टैंक, यानी ऐसा टैंक जिसके अंदर पहली मर्तबा आप इफ्लुएंट को ऐड कर रहे हैं, और फिर वहां से उसको आप क्या करते हैं? उसी इफ्लुएंट को कहां लेके जाते हैं? सानवी ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि जो भी सीवेज है, जो भी गंदा पानी है, उस गंदे पानी में जो कचरा है और जो मिट्टी है, जो हल्का और जो वजनी चीज है, पहले उसको आप अलग करते हैं। फिर जो पानी पीछे बच गया उसको आपने क्या नाम दिया है? इफ्लुएंट। अब उस इफ्लुएंट को आप प्राइमरी ट्रीटमेंट से कहां लेकर जाएंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाने से पहले आप उसको कहां ऐड करेंगे? सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक का मतलब क्या होता है? ऐसे टैंक जहां पर जाके आप उस कचरे के अंदर जितनी भी चीजें उनको और पूरी तरह से क्या कर देंगे? सेटल डाउन कर देंगे, नीचे बिठा देंगे। अब उससे ऊपर जो भी पानी बचा रहेगा उसको आप आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले जो पानी था उसमें क्या थी? वजनी चीजें। वो सारी की सारी वजनी चीजें जमीन पर क्या हो जाएगी? बैठ जाएंगी, यानी उस टैंक के अंदर क्या हो जाएंगी? बैठ जाएंगी। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। हाँ, हमारे पास जो आमतौर पे जो पानी होता है, तो हमारा जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें कितना कचरा नहीं होता जितना कचरा इसमें होता है ना? ये देखो कितना गंदा होता है पानी। नाउ दूसरा, सानवी ट्रीटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ दो बातें बहुत अहम है। क्या? कि उसमें दो स्टेप होती है, एक होती है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन से आप किसको हटाते हैं? हल्की चीजों को, यानी कचरे को, प्लास्टिक वगैरह जो रहेगा। और सेडिमेंटेशन में वजनी चीजों को, यानी कंकर, पत्थर, मिट्टी। ठीक है। अब आपने क्या की? इफ्लुएंट को लेकर चले गए। अब आप इफ्लुएंट को कहां लेके चले गए? आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। अब इसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एक और लफ्ज बोला जाता है, वो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, यहां पर जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था सेटलिंग टैंक से, उसको बड़े बड़े हवादार टैंक्स में ऐड करते हैं। कहां ले जाके ऐड करते हैं? पहले बड़े बड़े हवादार टैंक्स। मैंने वो आगे भी ऐड किया उसके डायग्राम। बड़े बड़े हवादार टैंक्स में आप ले जाके अब ये प्राइमरी वाटर को ऐड कर देंगे। अब इस प्राइमरी वाटर में मिट्टी है क्या? इसमें कचरा है क्या? नहीं। ठीक है। नाउ जब इसको वहां ले जाते हैं तो जहां पर इसे मैकेनिकी तौर पर लगातार हिलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? एरेटेशन, एरेशन। मैकेनिकल तौर पे इसको क्या करते हैं? हिलाते हैं, यानी एरेशन और एजिटेशन। फिर इसके अंदर क्या होती है? हवा पंप की जाती है। इससे मुफीद एरोबिक माइक्रोब्स की फ्लक्स की शक्ल में क्या होती है? उनकी फ्लक्स की शक्ल में क्या होती है? बेतहाशा क्या होती है? नशोनुमा होती है। तो क्या होगा? अब वो जो पानी है, वो पानी में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वहां पर बेतहाशा फ्लक्स यानी झुंड की शक्ल में बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है? इसका मतलब उस पानी में कुछ ऐसी ग़िज़ाई चीजें हैं जो उन बैक्टीरिया को खाने के लिए क्या हो गई? मिल गई। आप जब एरेशन कर रहे हैं, जब हिला रहे हैं, तो उसके अंदर क्या मिक्स हो रही है? हवा। तो आप उसके अंदर हवा भी दे रहे हैं, ग़िज़ा भी दे रहे हैं। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में यह होगा कि एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत, और वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपनी क्या करते हैं? नशोनुमा। वो ऑर्गेनिज्म को मौका मिल जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करने लगेंगे। जैसा जैसा वो उस गंदे पानी के अंदर अपनी ग्रोथ करेंगे, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? अपने डेवलपमेंट के लिए उस पानी के अंदर जितनी भी गंदी चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं? उसको खा रहे हैं। तो इस तरह से वो पानी को क्या कर रहे हैं?
साफ, क्लीन कर रहे हैं। तो पानी के अंदर कचरा निकल गया, मिट्टी निकल गई, लेकिन क्या नहीं निकला था? नामियाती अज्जा, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कौन कर रहा है अब? बैक्टीरिया। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हयातियात, बायोलॉजिकल, इसलिए उसको बायोलॉजिकल। अब यहाँ पर देखो उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, बैक्टीरिया के मजमूए जिनके साथ फंगल फिलामेंट्स भी होते हैं, जो जाल जैसी साख्ते क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। यानी अपना एक क्या बना दिया उन्होंने? झुंड, बंच, गुच्छा। इसीलिए उसको क्या लफ्ज दिया गया है? फ्लॉक्स। तो जो फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स के अंदर कौन कौन शामिल होता है? बैक्टीरिया प्लस फंजाई। कौन होता है? बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ कौन होती है? फंजाई। नाउ अपनी नशोनुमा करते हुए ये जो माइक्रोब्स है, ये इफ्लुएंट में मौजूद नामियाती मादे का क्या करते हैं? ज्यादातर हिस्सा क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उन्होंने क्या कर दिया? उसका इस्तेमाल कर दिया। इससे क्या होता है? इससे इफ्लुएंट की बीओडी, बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल क्या बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नुमाया तौर पर क्या होना शुरू हो जाती है? घट जाती है। अब इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटने का मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो अभी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटने का मतलब ये है कि जैसा जैसा इनकी नशोनुमा बढ़ रही है, तो इनके नंबर बढ़ने की वजह से वहां पर मौजूद नामियाती मादे कम हो रहे हैं। जब नामियाती मादे कम होंगे तो इनके नंबर भी धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम, क्योंकि खाने को बचा। अब जब खाने को नहीं बचा और इनकी मौत हो रही है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि वो मर रहे हैं। अगर वो मर रहे हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम वहां पर क्या चेक करते हैं? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसलिए आप देखो आपके घरों पे जो फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर मशीन, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बीओडी। देखो मौलाना, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? असल में किसी भी पानी की बीओडी कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, इसका मतलब वहां पर कोई जिंदा बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, इसलिए वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जिंदा रहेगा तो जरूरत रहेगी ना। इसका मतलब जब गंदा पानी होगा तो बीओडी ज्यादा होगी, गंदा पानी अगर होगा तो बीओडी ज्यादा होगी, और साफ होगी तो बाजी, ये हम किसी जिंदा जानदार में नहीं बोल रहे, हम पानी में बोल रहे हैं। पानी में कोई जान, हाँ, बीओडी वगैरह चेक करते हैं उसकी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बीओडी ऑक्सीजन की इस मिकदार को जाहिर करता है जो उस वक्त इस्तेमाल होगी जबकि 1 लीटर पानी में मौजूद तमाम नामियाती मादे को बैक्टीरिया के जरिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज किया जाएगा। तो बैक्टीरिया करेंगे उस जगह पे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, नामियाती मादे, बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल कर देंगे, और जब वो इस्तेमाल कर देंगे अब उनको खाने को वो चीज बचेंगी नहीं। नतीजे में धीरे धीरे उनके नंबर भी वहां पर क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, यानी वो मरना शुरू हो जाएंगे। अगर वो मरने लग गए तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया? उस पानी के अंदर जितने भी गैर जरूरी यानी नामियाती मादे थे उनको उन्होंने क्या कर लिए? इस्तेमाल, और वो पूरा पानी क्लीन हो गया। इसका मतलब अब उनके नंबर भी क्या हो गए? कम हो गए। इस तरह से वहां ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो गई? कम हो गई। तो सीवेज का पानी उस वक्त तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि बीओडी घट नहीं जाती। यानी बीओडी घटने का मतलब क्या है? पानी क्लीन होता जा रहा है। देखिए, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है। आप चेक क्या कर रहे हैं? बीओडी, और बीओडी से आप जज किसको कर रहे हैं? गंदगी। आप बीओडी से किसको चेक कर रहे हैं? बीओडी से आप चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन कितनी घटी है। ऑक्सीजन यूज कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या यूज कर रहे हैं? नामियाती मादे। नामियाती मादे कहाँ मौजूद है? गंदे पानी में।
तो गंदे पानी में नामियाती मादे कम हो रहे हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा है। बैक्टीरिया के नंबर अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब बीओडी की लेवल ज्यादा है। लेकिन अगर बीओडी की लेवल घट रही है तो ऑक्सीजन की डिमांड कम है। क्यों कम है? तो बैक्टीरिया कम है। बैक्टीरिया कम क्यों है? खाने को कम है। खाने को कम का मतलब क्या है? फुजला, नामियाती मादे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। सर ऐसा खाओ या ऐसा खाओ एक ही होता बोले, है ना? आप चुप घुमा रहे हो बोले, ऐसा तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? बीओटी का मतलब क्या है एडवोकेट भाई जी? हाँ ना, बीओटी टेस्ट के जरिए पानी के एक नमूने में खूर्दबीनी अज़ुये के जरिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की शरह की जाती है, नापी जाती है। बस इस तरह से बीओडी पानी में नामियाती मादे की क्या है? एक तरह की पैमाइश है, यानी मेजरमेंट। जैसा हम खून को लीटर में, है ना? हाँ, किसको? खून को। खून को लीटर में मतलब दूध को लीटर में, कपड़े को मीटर में। वैसे ही जो हमारा सीवेज वाटर है उसके लिए क्या चेक करते हैं? बीओडी। क्या चेक करते हैं? बीओडी। ठीक है ना? मखलूत पानी का जो बीओडी है जितना ज्यादा होगा उस कदर उसकी आलूदगी की कुव्वत भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा पानी गंदा, इसका मतलब उसके अंदर आलूदगी भी उतनी ज्यादा। तो जिसकी बीओडी ज्यादा, इसका मतलब उसकी आलूदगी ज्यादा। जिसकी बीओडी कम, इसका मतलब उसकी आलूदगी कम। बात समझ में आया? तो इस तरह से क्या किया जाता है, जब हमारे पास ट्रीटमेंट किया जाता है वाटर को, तो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है? उस वाटर का सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर जो भी कचरा होता है, जो भी मिट्टी होती है, उसको निकाला जाता है। दूसरा, जो भी एफ्लुएंट पीछे बच जाता है जिसमें नामियाती मादे होते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें होंगी, उस पानी का हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हेटेरोट्रॉपिक, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके मदद से उस नामियाती मादे को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। और उस वक्त किसको मेजर किया जाता है? बीओडी। बीओडी ज्यादा होने का मतलब है पानी की गंदगी ज्यादा है, बीओडी कम का मतलब पानी की गंदगी कम, यानी पानी क्लीन होता जा रहा है। नौ, फिर एक लास्ट चीज क्या, कि एक बार अगर हमने क्या किया, एक बार जब सीवेज या मखलूत पानी का बीओडी नुमाया तौर पर क्या हो जाता है? कम, तो उस इफ्लुएंट को कहां लेकर जाते हैं? सेटलिंग टैंक में। कहां लेके चले जाते हैं? सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, जहां पर रसूब में बैक्टीरियल, यानी जो फ्लॉक्स की बात हो रही है, बनने दिए जाते हैं। और इस रसूब को एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। उस रसूब को आगे चलिए क्या कहा जाता है? एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड जो स्लज होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा एरेशन टैंक में क्या किया जाता है? वापस भेजा जाता है, जहां वो इब्तिदाई आबादकारी यानी इनाकुलम का काम करता है। तो बात को समझिए, क्या हुआ? आपने ट्रीटमेंट कर दिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब बीओडी क्या हो गई? कम। बीओडी कम होने का मतलब ये है कि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर अभी कम हुए, पूरी तरह से मरे क्या वो? नहीं। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? उस इफ्लुएंट को कहां लेकर जाते हैं? सेटलिंग टैंक। और सेटलिंग टैंक में ले जाने के बाद क्या होता है? उस रसूब के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है, वो जो बैक्टीरिया है उनको फ्लॉक्स बनाने दिया जाता है, यानी उनको अपने अपने क्या बनाने थे? गुच्छे। यानी वहां जाने के बाद, अब जैसा पानी है, पानी के अंदर कोई भी कचरा है, वो कचरा रिलैक्स होने के बाद क्या करेगा? सेटल डाउन होने लगेगा, इसीलिए उसको बोला जा रहा है सेटलिंग टैंक। अब उस सेटलिंग टैंक के बाद क्या होगा कि उस रसूब को वहां पर क्या लफ्ज दिया जाता है? एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड मतलब फाल, वहां पर कुछ रिएक्शंस हो रही है, यानी वो क्या कर रहे हैं? वो वहां पर जो फ्लॉक्स है वो अभी भी मौजूद कुछ भी नामियाती मादों को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी वो एक्टिवेटेड है। अब वो क्या करेंगे? उस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और वापस से सेकेंडरी टैंक में डाल देंगे, यानी जिसमें अभी ट्रीटमेंट हुआ था। इधर चालू है? आवाज आ रही है? चेक करो।
आ रही आवाज? हाँ ठीक है। तो वो एक्टिवेटेड स्लज है, उस एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ मिकदार में लेंगे, वापस से उसी बायोलॉजिकल यानी सानवी ट्रीटमेंट के लिए उसको दोबारा इस्तेमाल कर दें, तो कुछ अमाउंट जो एक्टिवेटेड स्लज में से आप ले रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? इनोकुलम। क्या बोला जाता है इसको? इनोकुलम। और स्लज का जो बाकी का जो बड़ा हिस्सा है उसको भी एक बड़े टैंक में क्या कर देते हैं? पंप कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, और उसको कहा जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। उसको क्या कहा जाता है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। पहले वाला जो था, जो टैंक था, वो कौन सा था? एरोबिक। एरोबिक में क्या प्रोवाइड कर रहे थे आप? ऑक्सीजन। अब ये जो है ये कौन सा है? एनारोबिक, यानी अब यहाँ कोई ऑक्सीजन देने वाले नहीं है। इसका मतलब अब इस कंडीशन में कौन से वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी? जिनको ऑक्सीजन नहीं लगता, यानी कौन है वो? एनएरोबिक। तो एनएरोबिक क्या करेंगे? वो जिंदा रह जाएंगे, और जो एरोबिक है वो सब क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तो जो एनएरोबिक है उनको खाने के लिए कौन मिल गए? एरोबिक। इस तरह से पहले उन्होंने क्या करे? फुजले को खत्म करे, नामियाती मादों को खत्म करे। फिर नामियाती मादों को खत्म करने के लिए उन्होंने दोनों की मदद ली, एरोबिक और एनारोबिक। अब उन्होंने ऑक्सीजन खत्म कर दिए, तो ऑक्सीजन जैसी खत्म करेंगे तो एरोबिक सब मर जाएंगे। पीछे कौन बच गए? एनएरोबिक। यहाँ दूसरे किस्म की जो बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक तौर पर बढ़ते हैं, स्लज में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई को वो क्या कर लेंगे? हजम कर लेंगे, उनको वो खा लेंगे। इस हाजमे के दौरान बैक्टीरिया गैस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक आमीजा पैदा करते हैं। अब वो जिस टैंक में उन्होंने डाला उस टैंक में क्या बनना शुरू हो जाएंगी? गैसेस। क्या बनना शुरू हो जाएंगी उसमें? गैसेस। और वो गैसेस का मिक्सचर बनेगा जिसको आगे चल के हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गैसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? बायोगैस। और जलने की खासियत रखने की वजह से तवानाई के एक वसीले के तौर पर अब इनको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है कि जैसे जैसे एनएरोबिक बैक्टीरिया वहां पर मौजूद फंजाई को और एरोबिक बैक्टीरिया को यूज करना शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से वहां जो गैस बन रही है उसमें से एक गैस कौन है? मीथेन। दूसरी कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और तीसरी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मिक्सचर जो बनता है उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है आगे चल के? बायोगैस। और उनको हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। बाद में धीरे धीरे फिर इनके नंबर क्या होने लगेंगे? कम होने लगेंगे, घटने लगेंगे। ठीक है। नाउ इसके बाद हम कल सेकेंडरी ट्रीटमेंट और कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको कल पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।